पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, देश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है कुछ दिनों से। जैसे कि नीट यूजी विवाद से उपजा युवा आक्रोश, सीबीआई जांच के बीच एनटीए विशेषज्ञों पर लगे आरोप और फिर शिक्षा मंत्री का अचानक इस्तीफा। और दूसरी तरफ बिहार में भी बांकीपुर जैसी बीजेपी की 30 साल पुरानी मजबूत रियासत में चुनावी परीक्षा और कड़ा मुकाबला और उसका रिजल्ट। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा गर्म होने लगी है। 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन देश के सियासी गलियारों में तारीखों को लेकर सुगबुगाहट अचानक बहुत तेज हो गई है और साथ ही पीएम चेहरे को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक चौपालों तक दावा किया जा रहा है कि इस दिन एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस पूरे तथ्यों की पड़ताल करने के लिए और सच्चाई जानने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि देश की सत्ता में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और पूरी बात क्या है, बताइए हमें। देखिए, अगर सीधे शब्दों में अगर कहा जाए और हम्म। बिना चश्मा के देखा जाए तो इस देश में एक अलग तरह का जनरेशनल बदलाव होता दिखाई दे रहा है। जी आपने जी, देखा बिल्कुल। होगा कि अलग-अलग तरीके से जेन को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ खूब होने लगी हैं और इस देश में सोचने का तरीका बदला है। हम्म। तो जब देश में सोचने का तरीका बदला है और इससे पहले आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कुछ वर्ष पहले ये बात कहा करते थे कि सत्ता में शासन में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो सत्ता और शासन को सही ढंग से मैनेज कर सकें, चाहे वो उम्र के हिसाब से हो या अन्य चीज़ों को हिसाब को से हो। नई पीढ़ी को अधिकार देने के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुआ करते थे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कई ऐसी बातें हैं जो ये मजबूर कर रही हैं और जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसमें जी। आपने देखा होगा कि गुजरात लॉबी को लेकर के, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गुजरात लॉबी के नाम से संबोधित किया जाता है। क्योंकि गुजरात से ये सीधे उठ करके और देश की राजनीति में आए थे। गुजरात में भी इन दोनों का गठजोड़ बहुत ही मजबूत गठजोड़ हुआ करता था, जिसमें कहा जाता था कि गुजरात मॉडल इन लोगों ने ही लागू किया। जी उसके बाद जब देश की राजनीति में इन दोनों का आगमन हुआ, उसके बाद से अब तक पिछले 12 वर्षों से इन दोनों का एक तरह से समझिए कि शासन पर पूरी तरह से पकड़ है। जी ऐसे जी। में अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है उठा-पटक चल रहा है और इस उठा-पटक के बीच प्रधानमंत्री के उस बयान को जबरदस्त कोट किया जा रहा है। जिसमें हम्म। प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि 70-75 से ऊपर के लोग को मार्गदर्शक मंडल में होना चाहिए। जी क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, तो जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रख दिया गया, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें या अन्य लोगों की बात कर लें। तो ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि इस बार सितंबर के महीने में, यानी कि इस बार जो लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराएंगे नरेंद्र मोदी, ये उनका अंतिम झंडोत्तोलन होगा। इसके हम्म। बाद वो राजनीति से या कहा जाए तो मुख्यमंत्री पद से संन्यास ले लेंगे और किसी और को देंगे। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और उस दिन वो 75 पार कर जाएंगे। जी। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है, इसी बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बीच में हम्म। मोहन भागवत के एक बयान को भी कोट किया जा रहा है। जी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के, चाहे वो परिसीमन की डोमिसाइल की बात कर लीजिए, जातीय जनगणना की बात कर लीजिए, जेनजी की बात कर लीजिए या जो नए कानून की बात हम कर रहे थे, एफआरसीए कानून की बात। जी ये जी। सब कुछ जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, इन सभी को लेकर के एक तरफ जहां सरकार घिरी हुई है, सरकार बार-बार कोशिश कर रही है लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। तो हम्म। वहीं आपको बता दें महिला बिल किस तरह से गिरा आपको पता है। तो बाकी जी की चीजें भी आपको अच्छी तरह से याद होगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कहा था कि 75 वर्ष पूरा करने वाले लोगों को अब धीरे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। बिल्कुल खास करके बिल्कुल। अगर बात की जाए तो 2-3 बातें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मोहन भागवत का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी जी। मोहन भागवत ने इस पर खुद स्पष्टीकरण भी दिया है, तब जाकर के इस बात पर थोड़ा विराम लगा है। लेकिन अभी भी ये बात कही जा रही है कि मोहन भागवत भी चाहते हैं, यानी आरएसएस भी चाहता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साइड लें
और नए लोगों को मौका दिया जाए। इस पर मोहन भागवत से जब पूछा गया और ये जब बहुत वायरल होने लगा, तो मोहन भागवत ने साफ कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे रिटायर होना चाहिए या 75 साल का हो जाने वाले लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। संघ में हम स्वयंसेवक हैं, हमें जो जिम्मेवारी दी जाती है हम वह करते हैं, चाहे हम उसे चाहें न चाहें, लेकिन जी। हमें जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होता है जो हमें मिलती है। अब इस बात को लेकर के, इस ताजा बयान को लेकर के पूरी तरह से इसको जेनजी से जोड़ करके देखा जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि युवा पीढ़ी जो है अब राजनीति में अपने हक हुकूक की मांग कर रही है और पार्टी के भीतर भी युवा पीढ़ी जो है अपने आप को आगे लाना चाहती है। इसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंदोलन के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर गए हैं। पहली जी। बार इस 12 वर्षों के शासन में है जब केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री का इस्तीफा लिया हो या इस्तीफा देना पड़ा हो। इन सभी चीजों को लेकर के कई और भी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार दबाव बनता जा रहा है, चाहे वो महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, या फिर और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो अपना जो लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। आपको खास करके बता दें कि युवाओं ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया और जिस तरह से युवा सोच बदली है, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि उनको सीधे सीधे अब चाहिए कि सरकार में बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं जी, आपको जी। बता दें कि सबसे बड़ी जो बात समस्या उत्पन्न हो रही है वो परिसीमन को लेकर हो रही है और जो दक्षिण के राज्य हैं वो परिसीमन को लेकर के अपना जो एजेंडा है उसको लेकर के काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के बदलने की बात की जा रही है और महज ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप ही अभी देखा जा रहा है। खास करके मोहन भागवत के बयान के बाद से तो ये स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो दबाव बन रहा है वो दबाव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो केंद्र की वर्तमान सरकार है उस पर दबाव बना हुआ है। और आपको याद होगा मैंने सुबह ही खबर किया था कि 10, 11, 12 जो ये समय है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये 3 दिन जो 13 तारीख तक संसद का सत्र चल रहा है उस सत्र के दौरान बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। 10, 11, 12 के लिए व्हिप भी जारी किया गया है और 3 स्तरीय व्हिप जारी किया गया है। एक तरफ जहां विपक्ष ने व्हिप जारी किया है वहीं सत्ता पक्ष ने भी व्हिप जारी किया है कि इन 3 दिनों पर किसी भी सांसद को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में कई बिल पास कराने हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरह समझिए तो मॉक ड्रिल भी होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने की बात को लेकर के और बाकी की चीजों को लेकर के। जी, सरकार जी। इसमें कितना सफल हो पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल पास कराने में कितना सफलता उसको मिलती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले सरकार एक बार बैकफुट पर आ चुकी है। जो महिला बिल गिर गया था, दूसरी तरफ सरकार का अभी अभी सरकार के मंत्रिमंडल से एक इस्तीफा हुआ है। इसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री संसद सत्र से अपने आप को अलग रख रहे हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी अपने आप को अलग रखे हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर के अगर देखा जाए नटशेल में तो सीधे तौर पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बातें कही जा रही है उसे सिर्फ हवा हवाई नहीं माना जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कब तक रहेंगे ये फैसला एनडीए गठबंधन के लोगों को करना है, भारतीय जनता पार्टी को करना है। ये जी। हमारे और आपके कहने से तो होना नहीं है। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। ये बात जरूर है कि दबाव में इस समय एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में आरएसएस का स्टैंड क्या होता है और एनडीए गठबंधन के लोग क्या कहते हैं, खास करके गुजरात लॉबी पर जो दबाव बन रहा है वो दबाव कितना ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रभाव अपना बना पाता है। जी। बाबा, ये जो 75 साल की उम्र का जो लॉ है वो भाजपा के अंदर है, तो वो कई लोगों पर लागू हुआ, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों पर। तो पीएम मोदी के मामले में देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि 2029 तक तो नरेंद्र मोदी ही पीएम रहेंगे। तो क्या इससे उन पर सवाल नहीं उठता कि उन लोगों पर लागू हुआ, पीएम मोदी पर क्यों लागू नहीं होता? तो जनता के बीच इसमें कुछ भ्रम नहीं फैलेगा इस पर? देखिए यही सब बातें है ना, इन्हीं सब बातों को लेकर के जो मीडिया में या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है उसकी चर्चा के पीछे का यही सब बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था, आज से जब 2019 का चुनाव जीत करके वो आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 75 पार करने वाले नेताओं को स्वतः अपने आप को
सक्रिय राजनीति से अलग कर लेना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में आ जाना चाहिए। लेकिन जी। अब जब नरेंद्र मोदी पर ही बात आ गई है, तो निश्चित रूप से ये भी देखना जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा। अभी तक उस विकल्प को लेकर के रस्साकसी जो भीतर ही भीतर चल रही है, और एक खास जो भारतीय जनता पार्टी का कोर जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग भी हैं, जी। वो चाह रहे हैं कि इस लॉबी में से कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के बाद फिर से गुजरात लॉबी हावी हो जाए और अमित शाह कुर्सी पकड़ लें। इसी को लेकर के भीतर ही भीतर रस्साकसी चल रही है, और यही कारण है कि इसमें आरएसएस के बयान को भी कोट किया जा रहा है और आरएसएस के बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। वरना इतना तो आप मान के चलिए कि एक बात तो निश्चित रूप से है कि पिछले लंबे समय से आपने देखा भी होगा कि ये भी एक चर्चा चली थी कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की लगातार कुर्सी पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। सरकार निश्चित रूप से अभी सफोकेशन फील कर रही है। इस सत्र के समाप्त, मानसून सत्र के समाप्त जो 13 तारीख को समाप्त होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आता है। खास करके 10, 11, 12 ये 3 दिन का जो सत्र चलेगा वो काफी महत्वपूर्ण भी है और इसमें बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। क्या होता है, हमारी नजर तो निश्चित रूप से बनी हुई है। हम लगातार इस सब विषयों को रख रहे हैं और इसके इंटरनल जो एस्पेक्ट है उस पर भी बात कर रहे हैं। जी, जी। बाबा, एक चीज़ और देखा जा रहा है, जब भी 75 साल की उम्र सीमा का मुद्दा गर्म होता है, केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला या नीतिगत कदम उठाकर पूरी बहस का रुख ही मोड़ देती है। तो क्या आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का ये बयान और सरकार की हालिया नीतियाँ मिलाकर विपक्ष भी इस पर अब सवाल उठाने लगी है, तो इस 75 साल वाले दांव को पूरी तरह बेअसर करने की रणनीतिक योजना का हिस्सा है? देखिए शिवांगी, विपक्ष इस पर कितना ज्यादा दबाव बनाता है ये तो कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि फैसला मैंने बताया ना कि फैसला या तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है या फिर एनडीए गठबंधन को लेना है। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो फैसला क्या लेती है वो 13 तारीख को अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इस सत्र के दौरान जो कुछ भी होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, क्या भारतीय राजनीति में सचमुच किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है या फिर ये सारी हलचल सिर्फ अगले चुनावी संग्राम से पहले की गहमा-गहमी है? फिलहाल दावे कई हैं और सवाल बेहिसाब, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी हवा, ये तो आने वाले दिनों में ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।